हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ अला फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो लॉज ऑफ मोशन क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 है और ये है उसका लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स जो पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 3 के बीच में आता है। तो हमारे इस लेक्चर का गोल है कि हम सबसे पहले समझे कि मोशन क्या होता है एंड देन उसके बाद हम समझे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है एंड देन बाद में हम लोग समझेंगे कि वेलोसिटी जो है वो स्पीड और डायरेक्शन पे किस तरह डिपेंड करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। आइए समझते हैं सबसे पहले मोशन क्या होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट कितने स्टेट में रह सकता है, तो आपको कहना है कि सर 2 स्टेट। या तो कोई भी बॉडी रेस्ट स्टेट में होगा या तो कोई भी बॉडी मोशन स्टेट में होगा। सर रेस्ट स्टेट क्या होता है? रेस्ट स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें बॉडी या ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। बट मोशन जो है वो एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता रहता है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। आओ ज़रा इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक कार दिखाई दे रही है और एक स्ट्रीट लैंप दिखाई दे रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि हम स्ट्रीट लैंप को मेन चीज़ समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम इस कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि इस स्ट्रीट लैंप से हम कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप जहाँ से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने रखते हो उस जगह को हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहते हैं, और जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम यहाँ पर स्ट्रीट लैंप पे खड़े होकर वहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं कार को। तो जो स्ट्रीट लैंप है वो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया, जिसे हम सराउंडिंग भी कह सकते हैं, और जो कार है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नो इस जगह पर आप ये देख रहे रहोगे कि जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है उससे ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, यानी कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो कार है वो रेस्ट स्टेट में है। क्या है? रेस्ट स्टेट में। बट अगर इस कार ने अपना पोजीशन चेंज किया, यानी कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस से अब वो अपना पोजीशन चेंज करके दूर चला गया, देन इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि ये जो कार है इसने क्या किया? इसने मोशन परफॉर्म किया। तो अगर मैं बोलूँ कि मोशन को डिफाइन करो, तो हम मोशन को कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस, देन हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। बोलो, आपको बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर रहेगा? ओके। अब मुझे एक आपको बात बताना है। याद रखना, फिजिक्स में अगर कोई भी चीज़ किसी चीज़ पर डिपेंड होकर ही बताई जा सकती है, जैसे कि मोशन अगर कोई बॉडी कर रहा है कि नहीं ये आपको बताना है, तो आपको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस का क्या लेना होगा? सहारा लेना पड़ेगा। एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आपको उस चीज़ को ऑब्जर्व करना होगा। देन ऐसे कंसेप्ट को फिजिक्स में कहा जाता है रिलेटिव कंसेप्ट। समझ में आ रहा है? ऐसे कंसेप्ट को हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं? रिलेटिव कंसेप्ट। क्लियर रहेगा? तो मोशन क्या है? रिलेटिव कंसेप्ट का एक बेस्ट एग्जांपल है, बिकॉज हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही मोशन है कि नहीं ये बता सकते हैं। इसलिए हम ये बोलेंगे कि मोशन एक क्या है? रिलेटिव कंसेप्ट है। क्या है? एक रिलेटिव कंसेप्ट है। क्लियर रहेगा? ओके। अब आगे जाते हैं हम लोग। क्या आपको पता है कि कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, तो आपको बस इतना बोलना है कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि कोई भी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप मेजर कर सकते हो उसे आप क्या कहोगे? फिजिकल क्वांटिटी। सर एग्जांपल दे दो। एग्जाम्पल दे दोगे तो बहुत अच्छे से समझेगा। ले लो एग्जाम्पल। जैसे कि मैं बोलता हूँ फोर्स, जैसे मैं बोलता हूँ प्रेशर, डेंसिटी, मास, टाइम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को आप मेजर कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि ये सारी चीज़ें क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो क्या गुस्से को मैं मेजर कर सकता हूँ? नहीं। मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे लाइट गिर रहा है,
मतलब वहाँ पे बहुत लाइट है, तो लाइट को मैं मेजर कर सकता हूँ? नहीं, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है, लाइट मेजर नहीं होता। तो इसका मतलब क्या, ये चीज़ों को आप मेजर नहीं कर सकते, तो आप इनको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। बोलो बात समझ में आ रही है? ओके, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इनको हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। सबसे पहला पार्ट होता है स्केलार क्वांटिटी। स्केलार क्वांटिटी में वो फिजिकल क्वांटिटी आती है जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, जिनके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना है तो आप सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को ही बताओगे। आप क्या बताओगे? आप बस उसके मैग्नीट्यूड को बताओगे। यानी कि स्केलार क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है बताने के लिए। समझे कि नहीं? क्लियर रहेगा? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि मेरी हाइट है 5 फुट 9 इंच, तो मैं हाइट बता रहा हूँ। हाइट को मेजर कर सकते हो? यस, तो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसमें मैंने बोला कि मेरा हाइट 5 फुट 9 इंच है, तो 5 फुट 9 इंच क्या है? एक वैल्यू है, एक मैग्नीट्यूड है। समझ में आया? क्लियर रहेगा क्या? तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? एक वैल्यू। जैसे हाइट का एक वैल्यू था, वैसे एक वैल्यू होता है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास डायरेक्शन भी हो, जिसके पास क्या हो? डायरेक्शन भी हो। क्लियर रहेगा क्या? पक्का? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? तो याद रखना, वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। इसके एग्जांपल है फोर्स। मैं कहता हूँ कि मुझे 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि 10 न्यूटन का फोर्स कहाँ लगाना है, ठीक है। ऐवे ही नहीं बोलोगे 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है। भैया 10 न्यूटन का फोर्स कहाँ लगाना है ये भी बताओ। आगे लगाना है, पीछे लगाना है, ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है, किधर लगाना है, डायरेक्शन बताओ पहले। समझ में आया? तो ऐसी क्वांटिटी जिनके बारे में बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना होगा। समझ में आया? जैसे फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लगाओ, ठीक है, उनको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और कुछ होते हैं जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने की जरूरत है, ठीक है। जैसे मेरा हाइट 5 फुट 9 इंच है, क्लियर। अब इसमें ये नहीं बताना है 5 फुट 9 इंच ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। ऊपर की तरफ देखोगे तो 5 फुट 9 इंच है, नीचे की तरफ देखोगे तो 5 ही फुट निकलेगा। ऐसा नहीं होता। क्लियर है कि नहीं? पक्का समझ रहे हो बात? अगर फिर भी आपको डाउट है तो ऊपर आई बटन पे मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा, वो भी मेरा ही वीडियो है, पुराना वीडियो है, उसको जाके देख लो। उससे आपको स्केलर और वेक्टर जो क्वांटिटीज़ है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बोलो क्लियर है? अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस के बारे में समझाता हूँ। तो मान लेते हैं कि ये हमारे नोबिता भैया है, ठीक है। अब नोबिता किसी से मिलने जा रहा है, समझ गए? किससे मिलने जाएगा? यस ऑफ कोर्स, वो जा रहा है शिजुका से मिलने के लिए, ठीक है। तो नोबिता जो है वो शिजुका से मिलने के लिए जा रहा है, तो वो कोई एक पाथ चूज करेगा, कोई एक रास्ता चूज करके जाएगा। ऐसा तो नहीं कि वो डोरेमोन से हेलीकॉप्टर लेके चला जाएगा। सॉरी, हेलीकॉप्टर नहीं बोलते, बैम्बू हेलीकॉप्टर क्या बोलते हैं उसे, छोड़ो, जो भी नाम है उसका, ठीक है। तो मान लो कि नोबिता जो है वो शिजुका के पास जा रहा है, कोई एक रास्ता चूज करके जाएगा। मान लो वो इस रास्ते से जा रहा है, ठीक है। तो जिस रास्ते को चूज किया उस रास्ते का कुछ लेंथ होगा कि नहीं, ठीक है। उस रास्ते को जब आप मेजर करोगे तो उसका कुछ लेंथ होगा कि नहीं। तो मान लो इस रास्ते का लेंथ है 6 मीटर। क्या है इस रास्ते का लेंथ? 6 मीटर है। क्लियर है कि नहीं? पक्का? अच्छा चलो ठीक है, उसने ये रास्ता चूज किया, इस रास्ते का लेंथ है 6 मीटर। ओके, तो याद रखना डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपने जिस रास्ते को चुना है, ठीक है, उस रास्ते का लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। जैसे नोबिता शिजुका के पास जाने के लिए इस रास्ते को चुना है, इस ब्लैक वाले रास्ते को चुना है, ठीक है। इस रास्ते का लेंथ है 6 मीटर, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा? 6 मीटर होगा। बट अनफॉर्चुनेटली उस रास्ते पर उसे कौन दिख गया? जियान दिख गया। अब जियान वहां पर है तो नोबिता तो भूल के भी नहीं जाएगा वहां पे, बिकॉज जियान क्या करेगा? नोबिता को मारेगा। तो नोबिता बोलता है कोई बात नहीं, इट्स ओके, जुगाड़ है हमारे पास, हम क्या करेंगे? हम इस रास्ते को चूज कर लेंगे। यानी कि अब हमारा नोबिता जो है वो चालाक हो गया है, अब उसे 0 मार्क्स नहीं आते शायद। देखते हैं। तो यहाँ पे नोबिता ने बोला कि अब मैं इस डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से क्या करूँगा? ट्रैवल करूँगा। देखो अब वो यहाँ से पहले यहाँ गया इस तरफ 4 मीटर, ठीक है, इतना उसने लेंथ ट्रैवल किया। फिर वो यहाँ से इस तरफ आया 7 मीटर, उसने यहाँ पे इतना लेंथ ट्रैवल किया। समझ में आ रहा है? तो उसने क्या किया? अब वो यहाँ से मतलब अपने जगह से शिजुका तक गया, लेकिन अब उसने कितना लेंथ ट्रैवल किया? 11 मीटर का लेंथ ट्रैवल किया। 7 + 4 डेट इज 11 मीटर का लेंथ ट्रैवल किया, क्योंकि यहाँ पर तो जियान था ना। कोई बात नहीं, ज़रूरी है वो यही लेंथ ट्रैवल करे, हो सकता है कि वो ऐसे चला जाए, ठीक है। तो ये वाला पाथ वो चूज़ कर ले,
तो हो सकता है यहाँ का डिस्टेंस कम हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेंथ कितना है, 8 मीटर ही है। तो देखो मैं बार बार ना डिस्टेंस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस का मतलब अभी आप समझ गए रहोगे, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए आपने जिस पाथ को, जिस रास्ते को चूज किया है, उस रास्ते का जो लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड योर डिस्टेंस। सो यहाँ पर अगर मैं ये पहला वाला रास्ता चूज करता हूँ तो इस रास्ते का लेंथ है 6 मीटर, तो मेरा डिस्टेंस भी कितना होगा, 6 मीटर। अगर मैं ये दूसरा वाला रास्ता चूज करता हूँ तो इस रास्ते का लेंथ टोटल है 11 मीटर, तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा, 11 मीटर। अगर मैं इस तीसरे रास्ते को चूज करता हूँ तो इस रास्ते का लेंथ कितना है, 8 मीटर, तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा, 8 मीटर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। बट एक बात याद रखना कि जो हमारा डिस्टेंस है ना वो किस पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथ चूज किया है, ठीक है। अगर आप अलग अलग पाथ चूज करोगे तो अपना डिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। तो समझ गए, डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलेगा आपको, डिस्टेंस मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक, पक्का, कोई डाउट नहीं। तो अब हम लोग जरा बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो मान लो अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो नोबिता है वो जहाँ पर खड़ा है उसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और शिजुका जहाँ पर खड़ी है उसे हम लोग कहते हैं फाइनल पॉइंट। क्या कहते हैं, फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि नोबिता और शिजुका के बीच में कितना मतलब नोबिता और शिजुका जो है वो एक दूसरे से कितने दूरी पर है। ध्यान से सुनो, वर्ड को समझो। मैं बोल रहा हूँ कि नोबिता और शिजुका एक दूसरे से कितने दूरी पर है, तो आप क्या बोलोगे, क्या आप बोलोगे कि नोबिता शिजुका एक दूसरे से 11 मीटर की दूरी पर है? बिल्कुल नहीं, 11 मीटर की दूरी पे नहीं है। ये तो घूम कर जा रहे तो 11 मीटर हो रहा है ना, इनके बीच की दूरी थोड़ी ना 11 मीटर है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, क्या इनके बीच की दूरी 8 मीटर होगी? वो भी नहीं सर, 8 मीटर भी थोड़ा सा क्या है, घूम के ही है ना। ये थर्ड वाला जो पाथ है वो भी क्या है, थोड़ा सा घूम कर ही है। तो सर इनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो इनके बीच की दूरी जो है ना वो इनके बीच का सबसे छोटा जो डिस्टेंस होगा ना वही होगा, समझे। इनके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस क्या था, 6 मीटर। क्या था, 6 मीटर, और यही इनके बीच की क्या होगी, दूरी होगी। तो याद रखना, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है ना दो बॉडीज के बीच में, वो उनके बीच का क्या होता है, दूरी होता है। वो उनके बीच का क्या होता है, दूरी होता है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर रहेगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, पक्का। इसका ये मतलब है कि अगर मैं बोलूँगा कि नोबिता भैया जरा डिस्प्लेसमेंट करके बताओ, तो नोबिता क्या करेंगे, ये जो छोटा सा डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस फटाक से ट्रेवल करके शिजुका के पास चले जाएंगे। समझ में आया क्या? तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्प्लेसमेंट किया। क्या किया, डिस्प्लेसमेंट। बोलो बात समझ में आ रही है? तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक दूसरे से दूर हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर बदल गए तो डिस्प्लेसमेंट भी बदल जाएगा। जैसे डिस्टेंस के टाइम पे जो आपने पाथ चूज किया था वो पाथ अगर आपने बदल दिया तो डिस्टेंस बदल जाता था। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट के केस में अगर आपने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बदल दिए, ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, पक्का? तो हम लोग ने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है भैया, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक, कोई भी डाउट नहीं है? तो अब जरा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, जैसे उनका डेफिनेशन, उनका एसआई यूनिट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है उसका डेफिनेशन होता है द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। देखो मैंने जो बोला था वही इसका क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। आपने जो एक्चुअल पाथ चूज किया है उसके लेंथ को ही क्या कहते हैं हम लोग, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, याद रखना डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये डिस्टेंस बस आपको एक मैग्नीट्यूड देता है, ये डिस्टेंस आपको एक वैल्यू देता है। 6 मीटर बस एक वैल्यू देगा, इधर पे डायरेक्शन को बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं बोलना, ऐसे बोलने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि 6 मीटर इस डायरेक्शन में, 6 मीटर उस डायरेक्शन में, नहीं, बस 6 मीटर बोल दो, समझ जाऊंगा, अच्छा ठीक है, आपने जो भी पाथ चूज़ किया रहेगा उसका लेंथ होगा 6 मीटर, ऐसे। क्लियर है क्या, पक्का? अच्छा,
अब एक बात याद रखना कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया बट उसका आंसर नेगेटिव में आया या ज़ीरो हुआ। अगर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो पक्का उसका आंसर कुछ पॉजिटिव ही होगा। क्लियर रहेगा क्या? पक्का। ओके। अब एक बात और लास्ट बात याद रखना कि डिस्टेंस को आप मीटर में मेजर कर सकते हो, किलोमीटर में मेजर कर सकते हो, माइल्स में मेजर कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? पक्का। मीटर, किलोमीटर, माइल्स एक्सेट्रा ये सब में आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। लेकिन इसमें जो ऐसा यूनिट है, यानी कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट है जो डिस्टेंस का, वो मीटर है। वो क्या है? मीटर है। क्लियर रहेगा क्या? पक्का। ये उसका ऐसा यूनिट है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए ऐसा यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का, तो आपको बोलना है मीटर, और मीटर को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। क्लियर रहेगा क्या? पक्का। ओके। नाउ अभी हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो डेफिनेशन होगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जैसे मैंने नोबिता के केस में बताया था, मान लो यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ कि ये है आपका पॉइंट ए, ये इनिशियल पॉइंट है। एक और बोलता हूँ ये है आपका पॉइंट बी, ये फाइनल पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा इसी को आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर रहेगा क्या? पक्का। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? ओके। नाउ याद रखना जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे यहाँ पर मान लो मेरा डिस्प्लेसमेंट था 3 मीटर का, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता यहाँ पे कि बस 3 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है। नहीं, मुझे बताना पड़ेगा 3 मीटर इन लेफ्ट। समझ में आया? 3 मीटर इन लेफ्ट। समझ में आया? क्लियर रहेगा? तो मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पे डायरेक्शन बताने की भी ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर रहेगा? अच्छा, अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बातें भी समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो ज़रा, ठीक है। मान लो ये आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से अब मूव करेगा। इस पॉइंट से क्या करेगा? मूव करेगा। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट से मूव करके ये तो उसी पॉइंट पे वापस आ गया। इस पॉइंट से मूव करके ये वापस उसी पॉइंट पे आ गया। अब उसको बोलते हैं बी। तो ए आपका इनिशियल पॉइंट है, बी आपका फाइनल पॉइंट है। यहाँ पे आपने कुछ नोटिस किया? यस, आपने यहाँ पे ये नोटिस किया होगा कि इसका इनिशियल पॉइंट भी सेम है, फाइनल पॉइंट भी सेम है, ठीक है। मतलब यहीं से शुरू होकर ये यहीं पर क्या हो रहा है? खत्म। इनिशियल पॉइंट भी सेम जगह पर है, फाइनल पॉइंट भी सेम जगह पर है। तो याद रखना जहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? ज़ीरो। यानी एक सर्कुलर पाथ में कभी भी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ज़ीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ज़ीरो होता है। बोलो, क्लियर रहेगा क्या? पक्का। कोई डाउट यहाँ तक नहीं? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो कैसे होता है वो तो मैंने अभी आपको समझाया, सर्कुलर पाथ में। कहाँ? सर्कुलर पाथ में। पॉजिटिव तो होता ही है, ठीक है। नेगेटिव कब होता है ये नहीं समझाया मैंने आपको, चलो इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और ये है आपका इनिशियल पॉइंट। ये आपका क्या है? इनिशियल पॉइंट। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके कुछ यहाँ तक पहुँच गया। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका एक पॉइंट, ठीक है। यहाँ से मूव करके वो कुछ यहाँ तक आ गया, ठीक है। मान लेते कि यहाँ से यहाँ तक उसने 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है ना, वहाँ से वापस से पीछे आ गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। और ये हो गया उसका फाइनल पॉइंट। ये हो गया उसका फाइनल पॉइंट। तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। उसने यहाँ से यहाँ तक वापस आने के लिए मान लो 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इनिशियली जब वो यहाँ से यहाँ तक गया था तो आप ये बोल रहे थे कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 6 मीटर होगा। बट जब वापस यहाँ पर आ गया तो आपने देखा कि कुछ डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। कुछ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? कम हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट माइनस हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? माइनस हुआ। ये जो वापस 3 इधर पे आया वो -3 हुआ। क्या हुआ? -3 हुआ। तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। बट यही चीज़ अगर मैं डिस्टेंस के साथ करता, किसके साथ करता? डिस्टेंस के साथ करता, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए टोटल डिस्टेंस यहाँ पे पता है कितना होता? 9 मीटर हो जाता। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का 6, फिर वापस आने का और 3, टोटल 9। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी यहाँ पे कितना है? सिर्फ 3। क्यों? बिकॉज इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में भी डिस्टेंस सिर्फ कितना बचा? 3 मीटर बचा।
बोलो बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर रहेगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। ठीक है, अब एक और बात याद रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको भी आप सेम डिस्टेंस की तरह मीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हो, किलोमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हो और माइल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो। और इसका भी ऐसा यूनिट क्या है? इसका भी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर ही है। बोलो क्लियर रहेगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? तो आपको डिस्टेंस भी समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। सो तैयार है आप लोग? चलो समझते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक पॉइंट जो मैं भूल गया था, वो बात ये है कि जो डिस्टेंस होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है कोई कोई केस में। याद रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, बट एक कंडीशन में। वो कंडीशन ये है कि अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया, ध्यान से सुनो, अगर एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, मतलब अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? सेम। तो हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है क्या? पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? ओके, अब हम लोग समझते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अब हम लोग समझते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो आपको यहाँ पर दो कार दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक कार जो है ऊपर वाला और एक कार जो है नीचे वाला। ठीक है, अब अगर मैं दोनों को क्या कराऊँ, मूव कराऊँ, दोनों को स्टार्ट करूँ, तो दोनों कार स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप दोनों में कुछ डिफरेंस देख रहे हो क्या? दोनों कार में आप कुछ डिफरेंस देख रहे हो? दोनों के दोनों मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, बट फिर भी आपको दोनों में कुछ तो डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, है ना? तो सोचो जरा क्या डिफरेंस है इनके बीच में? यस, बहुत बढ़िया, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है फास्टनेस का और स्लोनेस का। एक कार जो है बहुत फास्ट मूव की, एक कार जो है वो स्लो मूव की, है ना? तो कोई फास्ट है कोई स्लो है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है, तो आप बता दोगे ऊपर वाला फास्ट है नीचे वाला स्लो है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कितना फास्ट है और कितना स्लो है, देन आप फंस जाओगे। देन आप सोचोगे अच्छा कितना फास्ट है ये तो पता नहीं, बस बहुत फास्ट है ये तो पता है, बहुत स्लो है आपको पता है, बट कितना फास्ट कितना स्लो है ये आपको नहीं पता, है ना? तो कोई भी चीज़ कितनी फास्ट है और कितनी स्लो है ये बताने के लिए हमें एक टर्म की ज़रूरत पड़ी, एक फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ी, जिसे हम लोगों ने नाम दिया स्पीड या वेलोसिटी। तो याद रखना स्पीड एंड वेलोसिटी हमको ये बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है और कितना स्लो है। जैसे एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रैवल किया। कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया? मान लेते हैं उसने यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 मीटर का। कितना? 20 मीटर का। और 20 मीटर का डिस्टेंस उसने कितने टाइम में ट्रैवल कर लिया? तो उसने यहाँ पे जस्ट 5 सेकेंड। कितना? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में उसने 20 मीटर का डिस्टेंस क्या कर लिया? ट्रैवल कर लिया। तो अगर आप ना डिस्टेंस को टाइम के साथ क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी 20 डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4। तो ये जो 4 आपको आंसर मिला है ये आपको बता रहा है कि इसकी स्पीड कितनी थी। इसकी स्पीड 4 थी। ठीक है, 4, समझ रहे हो? 4। अब चेक करते हैं नीचे वाले का। तो नीचे वाला भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है, देखो उतना ही डिस्टेंस ने ट्रैवल किया है, 20 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बट ये बहुत धीरे धीरे जा रहा था, स्लो जा रहा था, है ना? तो इसने ज़्यादा टाइम लिया। कितना टाइम लिया पूछे तो इसने 10 सेकेंड का टाइम लिया मान लो। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे यानी 20/10 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2। तो देखो इसका आंसर 4 आ रहा है, इसका आंसर 2 आ रहा है, मतलब ये फास्ट था और ये क्या था? स्लो था। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मैंने क्या कैलकुलेट किया? मैंने यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट किया। पढ़े रहोगे ना स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट किया। तो स्पीड बेसिकली आपको यही बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी फास्ट है और कितनी स्लो है। वेलोसिटी भी सेम वही चीज़ बताता है, कोई चीज़ कितना फास्ट है और कितना स्लो है। बोलो क्लियर रहेगा क्या? पक्का। आओ जरा स्पीड के बारे में और को भी कुछ जानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ स्पीड जो है, तो याद रखना स्पीड जो है ना वो पाथ के लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्पीड जो है वो पाथ के लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर रहेगा क्या? ओके, अगर आप पाथ का लेंथ क्या करते हो? चेंज करते हो। पाथ का क्या करते हो? लेंथ चेंज करते हो, तो आपका स्पीड क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। क्लियर रहेगा क्या? यानी डिस्टेंस अगर आप बढ़ाते रहोगे, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ाते रहोगे तो आप ये देखोगे कि स्पीड भी क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। अच्छा,
अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन कहता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। समझ में आया क्या? मतलब एक गिवन टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, डेट इज योर स्पीड। अगर गिवन टाइम में, सेम टाइम में, मान लो 1 सेकेंड के अंदर आप 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो और फिर उसी 1 सेकेंड में आप 20 मीटर का आप डिस्टेंस ट्रेवल करने लगे, तो मतलब आपकी स्पीड बढ़ गई है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ तो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद रखना, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि जब आप स्पीड के बारे में बताओगे तो उसको आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है, एक वैल्यू बताना है बस कि इतना आ गया आंसर। क्लियर रहेगा? आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है कि इस डायरेक्शन में इतना स्पीड था, उस डायरेक्शन में इतना स्पीड था। नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। एक और बात याद रखना कि जो स्पीड है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। याद रखना, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और जो टाइम है उसका होता है सेकेंड। तो मीटर अपॉन सेकेंड यानी कि मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर रहेगा क्या? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? पक्का। अब बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में, बट 1 मिनट, हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी जानना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, आओ जरा उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन कहता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय एन ऑब्जेक्ट। इसी को हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि ये आपके पास एक कार है और ये कार जो है वो यहाँ से कुछ आगे की तरफ डिस्टेंस क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। मान लो ये जो कार यहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से यहाँ तक पहुँची है, ठीक है। तो वहाँ पहले ये कार जो है ना वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई और इसके बीच में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया मान लो 10 मीटर्स का, और ये डिस्टेंस उसने कितने टाइम में ट्रैवल किया? सिर्फ 2 सेकेंड में ट्रैवल किया, ठीक है। बट फिर वो बी से लेकर के सी तक, यानी अभी जहाँ पर है वहाँ तक गई और उधर तक का डिस्टेंस जो था वो 20 मीटर था। बट ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसने जो टाइम लिया वो टाइम उसने लिया कितना? 10 सेकेंड का। अज्यूम करते हैं 10 सेकेंड का टाइम लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो उसका स्पीड अलग अलग आएगा। ए से बी तक के लिए उसका स्पीड कितना आएगा? 10/2 डेट इज 5, और बी से सी तक के लिए उसका स्पीड कितना आएगा? 20/10 डेट इज 2। समझ में आ रहा है? तो उसका स्पीड क्या हो रहा है? बदल रहा है। एक ही रास्ते में उसका स्पीड क्या हो रहा है? बदल रहा है। और यही होता है रेगुलर लाइफ में भी। रेगुलर लाइफ में जब आप कार चलाते हो तो आप हर समय सेम स्पीड के साथ ट्रैवल नहीं करते, आपकी स्पीड कंटिन्यूस क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। तो याद रखना ये रियल लाइफ में बहुत यूज होता है, जब आपकी स्पीड कंटिन्यूस चेंज हो रही हो, ठीक है, और तब आपको क्या करना हो? स्पीड कैलकुलेट करना हो। एक एवरेज स्पीड चाहिए होगा, मतलब सब स्पीड का एक होता है ना एवरेज वैल्यू, अगर आपको चाहिए होगा तो उस टाइम पे उस स्पीड को हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं, और उसे कैलकुलेट करने का तरीका होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे देखो, देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है? 20 + 10 दैट इज 30, और टोटल टाइम कितना है? 10 + 2 दैट इज 12, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? समथिंग कुछ आएगा 2.5 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो गया है? 2.5 हो गया है। बोलो क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? पक्का समझ में आ रही है सारी बातें? ओके, क्लियर। इसी के ऊपर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे तो ध्यान से इसको समझ लेना। याद है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर। अब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है। तो याद रखना, वेलोसिटी जो है वो चेंज इन पोजीशन पे डिपेंड करता है, कि कोई भी बॉडी किस रेट से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, यानी कि किस रेट से डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं एक जगह से दूसरे जगह पे क्या कर रहा हूँ? ट्रैवल कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन में, मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ। तो कितने स्पीड से मैं डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, कितने स्पीड से मैं डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा हूँ, डेट इज योर वेलोसिटी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है जो ए से कहाँ जाना चाहता है? बी तक जाना चाहता है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना चाहता है, ठीक है। तो इसके बीच का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब वो डिस्प्लेसमेंट वो कितने टाइम में कवर कर रहा है? डेट इज वेलोसिटी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ओके। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट अकर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। जैसे स्पीड में हम लोग क्या करते हैं कि 1 सेकेंड के अंदर
एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसको स्पीड बोलते हैं। सेम उसी तरह से एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। बोलो क्लियर है क्या? पक्का? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? अब एक और बात याद रखना कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में, क्या बोल रहा हूँ, अगर एक स्ट्रेट लाइन में हमारा बॉडी या ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है देन उस टाइम पे स्पीड की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा सेम होगी। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है, ध्यान से सुनो। अगर एक स्ट्रेट लाइन में आपका बॉडी ट्रेवल कर रहा है, आपका ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे स्पीड की जो वैल्यू होगी वेलोसिटी की वैल्यू भी सेम होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। बोलो क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? पक्का? जिस तरह एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, सेम उसी तरह एक स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है? ओके, याद रखना ये जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, सेम उसी तरह वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। बोलो क्लियर रहेगा? अच्छा, ये जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, जब आप वेलोसिटी बताओ तो आप ऐसे मत बोलो कि बस इसका वेलोसिटी 6 मीटर है, आपको बताना होगा 6 मीटर किधर है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। 6 मीटर उस तरफ है, 6 मीटर इस तरफ है, आगे है, पीछे है, जिधर भी डिस्प्लेसमेंट होगा उस तरफ बता देने का, वही वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। क्लियर है क्या? पक्का? ओके, अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो इसका ऐसा यूनिट भी सेम स्पीड की तरह होता है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक नहीं? पक्का? ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि जो वेलोसिटी है वो स्पीड और डायरेक्शन पे किस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं अज्यूम करता हूँ कि मान लो आप ना मान लो बाइक लेके घर से बाहर निकले। अज्यूम, वैसे इस उम्र में चलाना नहीं चाहिए आप लोग को, बट फिर भी मान लो, चलो बाइक छोड़ो, एक काम करते हैं, आपने नहीं बाइक ही ले लो क्योंकि मैंने फोटो बाइक का ही डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो आप अपने बड़े भाई के साथ बाइक पे बैठे हो। ठीक है, आप बड़े भाई के साथ बाइक पे बैठे हो और सब्जी लेने गए हो बाजार में। ठीक है, तो एक स्ट्रेट रोड पे आप क्या कर रहे हो, आप नहीं, मतलब आपका बड़ा भाई क्या कर रहा है, बाइक चला रहा है। ठीक है, ध्यान से समझो इसको। आप एक स्ट्रेट रोड पे क्या कर रहे हो, बाइक चला रहे हो। ठीक है, आपका बड़ा भाई बाइक चला रहा है, आप नहीं चला रहे, आपका बड़ा भाई चला रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपका स्पीड क्या हो रहा है, बदल रहा है। आपका स्पीड क्या हो रहा है, बदल रहा है, क्योंकि एक्सेलरेटर खींच रहा है ना, एक्सेलरेटर खींचा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, बाइक का स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है ना, स्पीड बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। देखो स्ट्रेट रोड पे बाइक एकदम फुल स्पीड पे चालू है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो स्पीड है वो कम ज्यादा होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ठीक है, तो याद रखना इस टाइम पे वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट गिरेगा ये आपको बताना है। ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल इफ इट्स स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अगर उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन सेम है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, तो इस टाइम पे क्या होगा। तो देखो सबसे पहली बात कि जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड होगा खुद और कुछ डायरेक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब एक बात बताओ, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो एक्चुअल में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट रोड है ना, एक स्ट्रेट रोड के ऊपर उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, स्पीड के इक्वल होगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ, मैंने अभी इससे पहले आपको समझाया था है ना। स्ट्रेट रोड के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो स्पीड के इक्वल होगा, स्पीड के वैल्यू के इक्वल होगा, है ना। तो ये स्ट्रेट रोड ही तो है, डायरेक्शन कहाँ चेंज हो रहा है। तो इस टाइम पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसी को हम लोग बोलेंगे स्पीड, वही स्पीड के इक्वल होगा। और अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है, अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर स्पीड डिक्रीज हुआ इस केस में तो वेलोसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बोलो क्लियर हुआ क्या, बात समझा? बात समझा? स्ट्रेट रोड है, इस वजह से जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो स्पीड के इक्वल है। अब अगर स्पीड बढ़ेगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, यानी कि वेलोसिटी भी बढ़ेगा। बट अगर स्पीड कम होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? ज्यादा फास्ट जा रहा हूं, समझ में आ रही है बात? ओके, चलो अब दूसरी चीज, मान लो कि आप एक रोड पे, मतलब आपके बड़े भाई के साथ जो आप बैठे हो, उन्होंने टर्न लिया, एक रोड के ऊपर क्या लिया, टर्न लिया। ठीक है, अब जब आप टर्न लोगे तो उस टाइम पर, जब टर्न लोगे तो उस टाइम पर आपने क्या किया, आपने स्पीड को क्या रखा, सेम, यानी सेम स्पीड रख के आप क्या कर रहे हो, टर्न ले रहे हो। अब जब आप टर्न लोगे तो आपका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, है ना।
तो ध्यान से सुनो, मान लो कि मोटरसाइकिल का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, बट जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम है, ठीक है। स्पीड सेम रख के आप डायरेक्शन चेंज करो, यानी कि एक रोड पे टर्न ले रहे हो, देन उस टाइम पे वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। अब देखो, आपको पता है वेलोसिटी जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसका ये मतलब है कि अगर मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हुआ तो वेलोसिटी भी कम ज़्यादा होगा, है ना। और अगर डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हुआ, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो साफ साफ लिखा है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और जब डायरेक्शन चेंज होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है। बट मेरा एक क्वेश्चन है, सर वेलोसिटी चेंज होगा, चलो समझ में आ गया क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट चेंज हो गया क्या होगा, वेलोसिटी कम होगा कि ज्यादा होगा, हाँ, कम होगा कि ज्यादा होगा, जरा वो देखते हैं। चलो इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो कि ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, और यहां से आपको इस पॉइंट बी पर जाना है, ठीक है, इस पॉइंट बी पर जाना है, क्लियर है। अब आप अगर नॉर्मली यहां से सीधा यहां तक जाते थे तो कोई टेंशन की बात नहीं थी, ठीक है, ठीक है। यहाँ से सीधा अगर आप बी तक जाते थे तो कोई टेंशन की बात नहीं थी। मान लो यहाँ से आप सीधा चले गए इस बी तक, ठीक है, इसके बीच में आपने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ठीक है। कितना होगा, मान लो 6 मीटर का होगा, टाइम कितना लिया आपने, सिर्फ 2 सेकेंड लिया, ठीक है। बट अब मान लो कि इसके बीच में कुछ चीज़ आ गया, कोई पहाड़ जैसा कुछ आ गया, अब आप यहाँ तक नहीं जा सकते, या कुछ भी सामान आ गया, ठीक है, इसके बीच में कुछ भी हो गया, कंस्ट्रक्शन चालू हो गया इस रोड पे, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इधर जाकर फिर यहाँ से टर्न मुड़ के फिर घूम के आप फिर ऐसे जा रहे हो, ठीक है। तो इसके चक्कर में क्या किया आपने, डिस्प्लेसमेंट उतना ही ट्रेवल किया है, बट अब आपका टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। डायरेक्शन देखो ना, चेंज हुआ। डायरेक्शन चेंज होने के चक्कर में क्या होता है, आपका जो पाथ है वो बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट अब भी उतना ही रहेगा, 6 मीटर का ही रहेगा, लेकिन आप यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपने जो टाइम लिया वो टाइम बढ़ गया। टाइम जो लिया था वो टाइम बढ़ गया, समझ में आया। पहले आप 2 सेकंड में जा रहे थे, अब हो सकता है आप 4 सेकंड में जा रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से आपका वेलोसिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बोलो बात समझे क्या, बात समझे, आपका वेलोसिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो याद रखना, जब भी डायरेक्शन चेंज होता है आपका वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्लियर रहेगा। डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो याद रखना, डायरेक्शन के चेंज होने पे वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सर वेलोसिटी डिक्रीज होता है, ठीक है। इससे पहले वाले केस में स्पीड के चेंज होने से क्या हो रहा था, अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा था तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा था, अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा था तो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रहा था, ये इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। अब एक और लास्ट केस देखते हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो, ठीक है। इफ डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड चेंजेस ऑफ मोटरसाइकिल, अब आपका जो मोटरसाइकिल है उसका स्पीड भी बदल रहा है, उसका डायरेक्शन भी बदल रहा है। अब बताओ वेलोसिटी पे क्या होगा। यानी कि मान लो आप मोटो जीपी खेल रहे हो, ठीक है, तो आप जब टर्न लेते रहते हो तो उस टाइम पे स्पीड भी बदलता रहता है और आपका डायरेक्शन तो बदल ही रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अरे सीधी बात है सर, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो अगर मैग्नीट्यूड भी बदले, डायरेक्शन भी बदले, तो वेलोसिटी ऑफकोर्स बदलेगा, वेलोसिटी जो है वो ऑफकोर्स क्या होगा, बदलेगा। अब कैसे होगा, सर सीधी बात है, ठीक है, जैसा भी मैग्नीट्यूड के साथ होगा वैसा होगा उसका, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड कम होने लगेगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, कम होगा। अगर मैग्नीट्यूड बढ़ने लगेगा तो वेलोसिटी भी थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर रहेगा क्या, पक्का, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक लास्ट कंक्लूजन देख लेते हैं, ठीक है। आज की वीडियो से हमने क्या सीखा, सबसे पहला चीज, अगर ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज किया विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर अपने ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज किया विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस, देन हम लोग बोलेंगे वो मोशन में है, ठीक है। फिर हमने डिस्टेंस के बारे में समझा कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअल पाथ ट्रेवल कर रहा है, उसी के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्लियर रहेगा। एक और बात याद रखना, जो भी डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो एक यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को स्पीड बोलते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो डिस्प्लेसमेंट होता है जो यूनिट टाइम में अकर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। यानी कि एक यूनिट टाइम में जितना आप डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे, जितना आप डिस्प्लेसमेंट करोगे, दैट विल बी योर वेलोसिटी। क्लियर रहेगा। एक और बात जो भी लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर स्पीड चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है। स्पीड बढ़ा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, स्पीड कम हुआ तो वेलोसिटी भी कम होगा। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज होता है। क्लियर है। और थर्ड में हमने समझा, अगर मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, समझे।
मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, देन उस केस में आपका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, चेंज होगा। आपका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, चेंज होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।